जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स सबसे मजेदार है और करंट अफेयर्स देखने से पहले हम क्या देखते हैं, रोज की तरह कोटेशन देखते हैं। तो आइए आज का हमारा कोटेशन क्या है, यानी कि ये देखते हैं कि उम्र नहीं बताती सोचने का तरीका। उम्र नहीं बताती सोचने का तरीका, कई बार छोटे पौधे पर भी खूबसूरत फूल खिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, उम्र नहीं बताती सोचने का तरीका। आप जिस उम्र में भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, किस उम्र में है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। सोचना भी है तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव लोगों से दूर, निगेटिव बातों से दूर और निगेटिव करने वाले चीजों से दूर क्या रहना है, आपको हमेशा रहना है। वैसा नहीं सोचना है, यानी कि किस उम्र में है ये भी ध्यान नहीं देना है। हमेशा क्या है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव आपको सोचना है। तो उम्र क्या होता है, एजुकेशन एज का गुलाम नहीं होता है। आप किस एज में है वो नहीं होता है। अगर एक छोटा बच्चा भी है, एजुकेटेड है, तो आपको पढ़ा सकता है। अगर 10 साल का भी है, आप 50 साल के हैं, उससे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एजुकेशन एज का गुलाम कभी नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होते हैं कि छोटे पौधों पर भी खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। यानी क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें भी खूबसूरत। तो किसी को आप उम्र को देखकर उसका क्या होता है, उसके औकात की पता नहीं लगाई जा सकती है कि ये आदमी पढ़ा लिखा है कि नहीं है, यानी कि वो क्या है क्या नहीं है। तो उम्र के हिसाब से किसी से आपको बहसबाजी नहीं करनी है। ठीक है, और क्या करनी है, बहसबाजी से बिल्कुल दूर रहनी है। आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है। ठीक, और क्या करना है, तो आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या है, तो हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर इस करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और क्या मिलेगा वहां, आपको इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा कि रिजल्ट बेस्ड कोचिंग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और जैसे ही आप रिजल्ट बेस्ड कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पूरी तरीके से फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी आज के दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में, आने वाला दिन के उपलक्ष्य में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इसरो के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है। यानी इसरो के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, तो वह है वी नारायणन को इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अगर इनके बारे में हम देखें तो इनके बारे में हम क्या है कि वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष होंगे। यानी कि जो प्रमुख होंगे वो कौन से नंबर के होंगे, 11वें होंगे। और ये किसका स्थान लेंगे, एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। और एस सोमनाथ क्या थे, यानी कि 10वें, एस सोमनाथ 10वें प्रमुख थे इसरो के। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख की ये खत्म हो रही है, मतलब अवधि, और 2 साल के लिए इसरो प्रमुख बनाए जाएंगे। ये अगले 2 साल के लिए क्या होंगे, इसरो के प्रमुख होंगे। ठीक है, 14 जनवरी को इनका क्या खत्म हो जाएगा, 14 जनवरी को ये चीजें इनकी, मतलब इनका जो हमारे पास है एस सोमनाथ, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उनके जगह पे वी नारायणन इसरो के क्या बनेंगे, इसरो के नया प्रमुख बनेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में जो हमारे पास 3-4 जो वी नारायणन के बाद थे, तो एसके मेहंती, जो एसके मेहंती थे ये क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद दिनेश कुमार शुक्ला क्या है, ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उसके बाद ये क्या है, विवेक भसीन क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के क्या है, ये निदेशक है। ठीक है, तो हम क्या है, चारों विकल्प के बारे में हम जान लिए। जो चारों नाम था यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, और वी नारायण के बारे में भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा और एनटीपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। चाहे किसी भी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे या पीसीएस तक का एग्जाम भी हो, तो उसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में कौन सा शहर जो नवाचार, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में उत्कृष्टता हासिल की है, तो कौन सा शहर है, तो वह है दुबई। ठीक है, दुबई शहर क्या है, नवाचार, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में दुनिया के 10 शहरों में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए अगर इसके बारे में हम देखें तो क्या है, अगर इसके बारे में हम देखें तो किसमें, नवाचार, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में इन्होंने उत्कृष्टता हासिल की है। और ये उत्कृष्टता यानी कि कौन दिया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा हर साल ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। यानी नवाचार के आधार पे, आर्थिक विकास के आधार पे और वैश्विक संपर्क के आधार पे, कनेक्टिविटी के आधार पे ये जारी किया जाता है कि कौन सा शहर सबसे सुगम शहर है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 का
मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं को कम करना। क्या है, दुर्घटनाओं को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी सड़क पे गाड़ी स्पीड में नहीं चलानी है, सड़क पे गाड़ी स्पीड में चलाइएगा तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। तो दुर्घटना से बचने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाषानी सक्षम ई श्रम पोर्टल अब कितने अनुसूचित भाषाओं में यानी उपलब्ध हो जाएगी, यानी कितने अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो 22 भाषाओं में, ठीक है, 22 भाषाओं में ये उपलब्ध हो जाएगी। जो कि हमारे भाषा की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और क्या होगी, 22 भाषाओं में ई श्रम पोर्टल अब उपलब्ध होगी, ठीक है। तो आइए अगर हम देखें, यानी इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या है, 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा, और इसमें क्या क्या करना है, यानी कि अगर इसको देखा जाए कि कौन जारी किया है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। ये कौन सा मंत्री हैं, यानी कि युवा, ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे क्या है, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, और 7 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ई श्रम पोर्टल इन्होंने बहुभाषी कार्य क्षमता को शुभारंभ किया था। 22 भाषाओं में इन्होंने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। आइए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए किस स्थान पर मंजूरी दी है, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को का स्मारक जो बनाया जाएगा वो किस स्थान पर इनका स्मारक बनाया जाएगा, तो स्मारक बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्मृति परिषद में, जो कि राजघाट का ही ये पार्ट है, और इसी परिसर में इनका स्मृति स्मारक बनाया जाएगा। अगर इनके बारे में बात करें, क्योंकि क्वेश्चन तो इनके बारे में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो इनके बारे में पूरा डिटेल्स पूछेगा, तो ये हम जान लें कि प्रणब मुखर्जी के बारे में अगर डिटेल्स हम देखें तो ये क्या थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, और ये कहां बनाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय स्मृति परिषद में इनका क्या किया जाएगा, यानी कि इनका स्मारक बनाया जाएगा, ठीक है। यानी राष्ट्रीय स्मृति परिषद की अगर बात करें तो ये राजघाट परिषद का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, यानी इनका निधन हो गया था 31 अगस्त 2020 में, यानी कोरोना काल में ही, कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और 31 अगस्त 2020 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति थे 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे, यानी भारत के 13वें राष्ट्रपति ये थे। कौन नंबर के थे, 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनके बाद राष्ट्रपति बने थे श्री रामनाथ कोविंद जी, इनके बाद राष्ट्रपति बने थे, और क्या हुआ था, इनको भारत रत्न भी दिया गया था, यानी भारत रत्न से सम्मानित 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। किसको, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि भारत रत्न से सम्मानित है, ठीक है। और 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और क्या है कि ये जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय यानी किसके स्थान पे बने थे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जब राष्ट्रपति उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब कौन बने थे, यानी कि प्रणब मुखर्जी बने थे। और प्रणब मुखर्जी का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, और जब श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें इनके बारे में थोड़ा सा और देख लें तो ये 13वें राष्ट्रपति के रूप में हुए थे, और 2 बार ये क्या बने थे, 2 बार वित्त मंत्री का कार्य भी इन्होंने संभाला है, ठीक है। और इन्हें क्या किया गया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 1984 में, और एशिया वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 2010 के रूप में इनको मान्यता मिली है। यानी कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 1984 में इनको क्या मिली है, उत्कृष्ट यानी कि मान्यता मिली थी, और एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 2010 में इनको दिया गया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो क्या थे, इनका नाम है बहादुर सिंह सागू। यानी बहादुर सिंह सागू को क्या किया गया है, यानी बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का क्या चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। बहादुर सिंह सागू को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम इनके बारे में बात करें बहादुर सिंह सागू के, तो ये क्या है, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है बहादुर सिंह सागू, और इनको क्या चुना गया है, भारतीय एथलेटिक्स में अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। यानी कि इन्होंने चंडीगढ़ महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में आदिले सुमीरवाला का स्थान लिया है। यानी किसका स्थान लिया है, ये भी ध्यान रखना है। तो किसका स्थान लिया है, आदिले सुमीरवाला का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है, बहादुर सिंह सागू, ठीक है। और इनको क्या चुना गया है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का क्या अध्यक्ष चुना गया है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां बैंडेड रायल तितली की खोज की गई है। ये बात ध्यान में रखनी है, क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो बैंडेड रायल तितली की खोज कहाँ की गई है, तो ये खोज की गई है त्रिपुरा में। यानी कहाँ की गई है, त्रिपुरा में। ये बैंडेड रायल तितली, इसकी खोज त्रिपुरा में की गई है, ठीक है। तो हम रोज की तरह अब क्या देखेंगे, राज्य विशेष देखेंगे। हम राज्य विशेष में कहां तक पहुंच गए हैं,
वेस्ट बंगाल में पहुंचे हुए हैं। तो आज हम देखेंगे वेस्ट बंगाल का एक संक्षिप्त परिचय। इसको आपको बिल्कुल स्टैटिक जीके की तरह पढ़ना है। ये हमेशा क्वेश्चन यहां से आता है और आएगा, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, आपको ये विशेष आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो इसका क्या है, यानी कि देश भारत में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और राजधानी इसकी कहाँ है, कोलकाता है। और इसमें जिले की संख्या कितनी है, यानी कि जिलों की संख्या इसमें 30 है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और शासन व्यवस्था में अगर बात करें तो राज्यपाल ला गणेशन है यहाँ के और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और विधायिका कैसी है, यानी कि विधायिका एक सदनीय है। और विधानसभा में सीटों की संख्या यहाँ कितनी है, तो 294 है, 294 है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 88,752 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अनुसार ये 13वां राज्य भारत का है, ठीक है। आगे की अगर बात करें हम इसमें तो क्या है, जनसंख्या यहाँ 9,12,76,115 यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या में चौथा स्थान है। पहला स्थान जनसंख्या में कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि जनसंख्या के मामले में पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है। ये सभी हमने करंट अफेयर्स के मतलब क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और जनघनत्व अगर बात करें तो 1028 है प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1028 व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जनघनत्व भी ज्यादा है। और वाहन पंजीकरण में यहाँ गाड़ी पे लिखा जाता है WB, शॉर्ट नेम इसका WB है। भाषा की अगर बात करें तो क्या है, बंगाली, अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। और अतिरिक्त भाषा में हिंदी है, उड़िया है, संताली है, कुडमाली है, उर्दू, पंजाबी यानी कमतापुरी और राजवंशी और नेपाली दार्जिलिंग के 2 स्टेटों में यहाँ की क्या है, दार्जिलिंग के 2 डिवीजन में क्या है कि वहां भी नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा है कि वेस्ट बंगाल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हमने देख लिया है। और अगर कुछ छोटा बड़ा होगा तो कल के वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के बारे में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।